हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपी की हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है और आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। साथ ही जो आपका डिटेल्ड थ्योरी वाला सेक्शन है वो भी यहाँ से कवर अप होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि बिलीव मी फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने भी जब सीटेट एग्ज़ाम अपने दोनों क्रैक किए थे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाए थे। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए PYQs आपके मस्ट हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर लगाइएगा हर एक सब्जेक्ट के, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। सभी की लिंक आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अभिकथन दिया है और तर्क दिया है। तो देखिए, अभिकथन है, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। क्या ये सही है या फिर नहीं है, ये आपसे पूछा है। तर्क है कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। देखिए, यहाँ पर ये अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या ये सही व्याख्या कर रहा है, ये तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो हम कहेंगे नहीं। अब कैसे, देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा। अभिकथन में तो लिखा है कि कुछ संस्कृतियों में क्या होता है, जब लड़कियाँ एडोलेसेंस में आ जाती हैं तो उनका जो ये जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो उसमें जश्न मनाया जाता है। और कुछ संस्कृतियों में क्या होता है कि इस चीज़ को छुपा दिया जाता है, गुप्त रखा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा तर्क कह रहा है कि अलग अलग संस्कृति संदर्भ में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव अलग अलग होते हैं। जी हाँ, हर किसी बच्चे के जो बचपन के एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप इतने सारे स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप में से सभी स्टूडेंट्स का जो बचपन का अनुभव है वो सेम रहा होगा, है ना। अलग अलग रहता है अनुभव। किसी बच्चे ने बचपन में कुछ शैतानियाँ करी होंगी, किसी ने कुछ और करी होंगी, किसी के बचपन का जो एनवायरनमेंट रहा होगा वो अलग रहा होगा, किसी बच्चे का बचपन का एनवायरनमेंट अलग होगा। तो हर किसी का जो बचपन होता है ना, वो अलग अलग तरीके से बीतता है। तो ये दोनों ही आपके जो सेंटेंस हैं अपने आप में तो सही हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये तर्क इसकी व्याख्या सही कर रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आई होप कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है और वो ट्रिक आई थिंक आपके दिमाग में आ भी गई होगी। ट्रिक क्या है, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। जो लेव वाइगोत्स्की हैं इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। बस इतना आपको याद रखना है, फिर आप सारे आंसर्स जो है सही करेंगे लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड। तो देखिए, क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए महत्वपूर्ण क्या है। क्या इन्होंने इनाम की बात करी थी? नहीं। सजा से बचाव? नहीं। अनुबंधन? नहीं। इन्होंने बात करी थी समाज की, सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है। ये क्या कहते हैं कि जब बच्चा समाज में जाता है, सोसाइटी में जाता है, वहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, तो उसी के थ्रू बच्चा जो है चीज़ों को सीखता है, ऐसा कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो बस इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और वैसे भी आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक पता होगी तो। ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारी SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है। इन 3 चीज़ों को ये महत्व देते हैं। इसमें आ गई ना सोसाइटी, समाज, बस यही है। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर आप लोग सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं ना, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। और ये नोट्स जो हैं फ्रेंड्स पेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो फ्रेंड्स टाइम से ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी लास्ट टाइम पर रिवीजन करने की। तो जो ये मैंने नोट्स बनाया है ना, मैंने खुद से प्रिपेयर किया है और हर एक पॉइंट मैंने खुद से उसमें लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था जो थी पूर्व रूढ़िगत अवस्था थी। आप जानते ही हैं इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं अपने मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? एक तो है आपका पूर्व रूढ़िगत अवस्था जिसे हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल पीरियड। दूसरी बताई थी रूढ़िगत अवस्था जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल पीरियड। तीसरी बताई थी उत्तर रूढ़िगत अवस्था जिसे हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड। बस ये 3 आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब ये जो पहला वाला है ना पूर्व रूढ़िगत यानी कि ये वाला, ठीक है, प्री कन्वेंशनल पीरियड, इसमें क्या निहितार्थ है ये आपसे पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है इस अवस्था में बालक सामाजिक व्यवस्थाओं का आकलन मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में करने लगते हैं। क्या ये इस स्टेज में होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट है इस अवस्था में बालक सही और गलत से मिलने वाली सजा और उपहार पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही है। दंड से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करता है, इसी स्टेज में होता है। जैसे आज टीचर ने बच्चे से कहा कि बेटा आप ये क्वेश्चन का लर्न करके लाना अदरवाइज आपको मार पड़ेगी। तो बस बच्चा जब स्कूल से घर जाता है तो वो लर्न करने के लिए बैठ जाता है, भले ही उसे रट ना पड़े। वो इसलिए रटता है ताकि उसको कल मार ना पड़े। तो सज़ा से बचने के लिए वो काम कर रहा है। तो यही होता है हमारा, इसी स्टेज में आता है ये प्री कन्वेंशनल पीरियड में यानी कि पूर्व रूढ़िगत अवस्था में, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी ये कह रहा है कि इस अवस्था में बालक दूसरों से निष्पक्ष व्यवहार को अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इस अवस्था में बालक के नैतिक निर्णय सामाजिक आदेशों पर आधारित होते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस बच्चा सज़ा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? शैशवावस्था के, प्रारंभिक बचपन के, मध्य बचपन के या फिर किशोरावस्था के? तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका मध्य बचपन का, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड की जो स्टेज आती है इसी में ये चीज़ें होती हैं। जो आपकी फिज़िकल एबिलिटीज़ होती हैं, नियमों के साथ खेलों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, और जो आपका तार्किक विचार प्रक्रियाएं हैं, लॉजिकल थिंकिंग जो आपकी होती हैं, और ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित, मतलब ऐसे अनुभव जो कि आपके सामने में प्रेजेंट हैं उसके आसपास जब केंद्रित होता है, तो ये सब किसके लक्षण हैं? ये सब आते हैं आपके मध्य बचपन में, ठीक है, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस, नोट कर लीजिए, हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं वो कौन से स्टेज में आते हैं? तो आप कहेंगे वो किशोरावस्था में आते हैं, यानी कि एडोलेसेंस में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर से लगाइएगा फ्रेंड्स। ये एक मंत्र आप मानकर चलिए सीटेट को क्रैक करने का। जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ी उसके बाद सीधे PYQs लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपके पास एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम टाइम बचता है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ PYQs लगा लीजिए 10 से 12, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि ओवरऑल एक आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बुक पकड़ी उसमें बस PYQs लगाए जा रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये गलती नहीं करना है, आपने एनालाइज भी करना है कि हमारा ये गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर उसको पढ़ना है अच्छे से, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसको लगाओ तो वो आपका सही होना चाहिए। इस तरीके से PYQ सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि बस आप टिक टिक कर दे रहे हैं, देख रहे हैं मेरे इतने सही हैं इतने गलत हैं, आपने नोट कर दिया बस हो गया ख़त्म, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं ये सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हर ऑप्शन में देख रहे हैं जो भी सही है वो क्यों सही है, उसके पीछे का रीज़न हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका कंटेंट वाला पोर्शन है ना वो भी कवर अप हो रहा है, तो ये आपके लिए यहाँ से एक प्लस पॉइंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती हैं? बताइए। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है, कुछ अगर जैसे बच्चों से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं। जैसे एक प्रॉब्लम आपने बच्चे को दे दी कि बताइए भारत की विशेषताएं बताइए, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ एक ही विशेषता है और हर बच्चा बस एक ही विशेषता बताते हुए चलेगा, ऐसा नहीं होगा। विशेषताएं तो अनेक होती हैं,
तो कोई बच्चा कुछ विशेषता बताएगा, दूसरा बच्चा कुछ और बता सकता है। तो ये सारे जो प्रश्न होते हैं ना, जिसमें एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। जो बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देगा अलग अलग दिशाओं में सोच करके। तो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का मतलब ही ये होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिएटिव है, एक्टिविटीज़ करता है, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करता है, वो बहुत क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, हर चीज़ को जानने की उसमें इच्छा होती है। और अगर आप उसको कोई प्रॉब्लम देंगे तो उसका सॉल्यूशन वो अनेक दिशाओं में निकालता है। ऐसा नहीं कि बस एक, जैसे आपने विशेषता पूछी, एक विशेषता बताई, ख़त्म, नहीं, वो अनेक विशेषताएं सोचेगा कि भारत की विशेषता ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी है, ये भी है। तो इस तरीके से जब वो हर डायरेक्शन में सोचता है तो हम कहते हैं बच्चा क्या है, सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। तो बस सेकंड ऑप्शन ही इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखिए, रटकर याद करना, कुंठा, प्रतिस्पर्धा, ये सब हमारे क्या है, नेगेटिव हैं। जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखता है कि बच्चों को रट कर याद करवाया जा रहा है या बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो ये सब चीज़ें आपकी नेगेटिव होंगी, उन्हें आप सीधे काट देना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तरों की अपेक्षा करते हैं। यह उन विद्यार्थियों की पहचान करने के कौशलों की आवश्यकता होती है जो प्रायः प्रश्नों के उत्तर दे सकें। दूसरा है, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है, या फिर उन विद्यार्थियों की सहायता करता है जो रुचि लेते हैं और शिक्षकों के पसंदीदा बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अध्याय को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक क्या कर रहे हैं, अपनी पसंद के बच्चों के समूह से ही उत्तरों की अपेक्षा रख रहे हैं। सीधी सी चीज़ है, वो क्या कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को एक समान अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके जो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से वो आंसर पूछ रहे हैं और उन्हीं से उन्हें क्या है, होप है, अपेक्षा है कि यही बच्चे आंसर देंगे। तो सीधी सी बात है, जो अन्य बच्चे हैं उन बच्चों के साथ वो समान रूप से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो बस ये हमको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में कि दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वो वंचित कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको कभी भी एज अ टीचर नहीं करनी चाहिए। स्कूल में कभी भी कोई बच्चा आपका फेवरेट है, कोई फेवरेट नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप स्कूल में चले गए हैं तो सभी बच्चे आपके लिए एक समान हैं, बच्चों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो बस थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग्यता समूहीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। एबिलिटी ग्रुपिंग की बात हो रही है यहाँ पर। पहला है, विद्यार्थी समरूप समूह में बेहतर सीखते हैं। दूसरा है, सुगम एवं प्रभावी शिक्षण के लिए एक कक्षा समरूप होनी चाहिए। तीसरा है, बच्चे असहिष्णु होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते। चौथा है, विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो हमारा ग्रुपिंग जो एबिलिटी ग्रुपिंग होता है, यानी कि योग्यता समूहीकरण होता है, वो विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक क्या करेंगे, बहुस्तरीय शिक्षण को वहाँ पर अपनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, हर किसी की जो एबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है, और अगर आप एबिलिटी के बेसिस पर ग्रुपिंग कर रहे हैं तो फिर ये यहाँ पर मस्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या है, बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, ये जो शर्मिंदगी है ना, ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये आप याद रखेंगे। ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। अब ये कह रहा है कि शर्मिंदगी आवश्यक है। क्या अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी चाहिए होती है? इसका कोई संबंध नहीं है, महत्वपूर्ण है या हानिकारक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, शर्मिंदगी क्या है, नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, और अगर आप बार बार शर्मा रहे हैं तो इससे क्या होगा, जैसे सपोज़ करिए टीचर ने आपको चैप्टर पढ़ाया, एक आपकी समझ में नहीं आया, लेकिन आप पूछना चाहते हैं टीचर से कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। अब अगर आपको शर्म आ रही होगी, आपके अंदर शर्मिंदगी होगी, तो आप पूछ ही नहीं पाएंगे। तो ये शर्मिंदगी क्या है, ये हानिकारक है, ये नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, तो ये शर्मिंदगी पढ़ाई में नहीं होनी चाहिए। अगर शर्मिंदगी होगी तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे टीचर से पूछ करके। तो इसीलिए शर्मिंदगी हमारी हानिकारक मानी जाती है। तो बस जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? पहला है विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। दूसरा है सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। तीसरा है सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। तीसरा है एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा। तो बताइए निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? तो देखिए सफलता को चुनौती देने वाली बात है कि विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। इस चीज़ को चुनौती देनी है क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स। और मोस्टली ये चीज़ें स्कूल में होती हैं कि किसी बच्चे के जैसे 20 में से 19 आ गए तो दूसरे बच्चे का उससे कंपटीशन रहता है कि मुझे तो 20 में से 20 लाने हैं क्योंकि इसके तो 90 नहीं आए, इसका एक नंबर कम आ गया और मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे इससे आगे जाना है, इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए आप जो है सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन किसी और से कंपेयर करके आप खुद को दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ हम इंटेलिजेंट हैं, तो ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो इस चीज़ को जो है चुनौती देनी चाहिए। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। अब देखिए जो सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्या वो आपके वंशानुक्रम से रिलेटेड है? नहीं है। वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी। ठीक है, ऐसे गुण ऐसे लक्षण जो आपको पुरानी पीढ़ी से मिलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, वो होता है वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम का समाज से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक गतिविधियां तो बच्चा जन्म के बाद सीखता है, जन्म से सीख कर नहीं आता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ एक फैमिली में, अब जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो समाज में जाना सीखेगा और समाज में कैसे रहते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करी जाती है, ये सब वो अपने समाज से ही सीखेगा। तो जिस बच्चे को जैसा समाज मिलेगा वो उस तरीके की एक्टिविटीज़ करने लगेगा। तो इसमें आपकी हेरिडिटी का, वंशानुक्रम का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट। नेक्स्ट है साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण। ये भी तो बाद में ही होता है, जन्म से ही तो हमारे कोई साथी बन के नहीं आते। आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो जन्म से ही नहीं बनता है, जब आप पैदा होते हैं उसके बाद बनता है ना। तो साथी समूह के प्रति आपका कैसा दृष्टिकोण है, कैसा नज़रिया है, ये वंशानुक्रम से रिलेटेड नहीं है, ये समाज से रिलेटेड है। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भाषा और उसके बाद है आँखों का रंग। तो देखिए जो भाषा है वो भी तो आप बाद में ही सीखते हैं। जब आपका जन्म होता है आपके फैमिली में जो भाषा बोली जाती है, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, कुछ भी हो, वो आप जन्म के बाद ही बोलना सीखते हैं। तो ये भी आपका क्या है, समाज से रिलेटेड है। ठीक है, वंशानुगति से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो आपकी आइज़ का कलर है ना, आँखों का रंग, कलर ऑफ आइज़, ये आपको आपकी आनुवंशिकता से मिलता है, आपकी हेरिडिटी से मिलता है। वंशागति को आनुवंशिकता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको आपकी हेरिडिटी से मिलता है। आपने देखा होगा किसी बच्चे की जो आइज़ होती हैं वो ब्लैक आपको देखने को मिलती हैं, किसी बच्चे की आइज़ आपको ब्लू देखने को मिलती हैं, किसी बच्चे की आइज़ आप देखेंगे आपको ब्राउन देखने को मिलेंगी, किसी की आपको रेडिश ब्राउन देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब क्या है, ऐसे अलग अलग कलर की आइज़ क्यों दिख रही हैं? वो है आपका क्या, हेरिडिटी का फैक्टर। आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी आइज़ जैसी होंगी, सेम कहीं ना कहीं उसी तरह का कलर आपकी आइज़ का भी होगा। तो बच्चे में ये गुण जो है ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे आइज़ का कलर है, हेयर का कलर है, ये चीज़ें। तो बस यही हमारी वंशानुगत से रिलेटेड है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार होता है? इसे शॉर्ट में कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। ठीक है, याद रखेंगे। फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछा जाता है वैसे, और नोट्स में आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक पेज में आपको सारे फुल फॉर्म एक साथ ही करवाए हैं। आप उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि वो फुल फॉर्म आपके बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए
अब देखते हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स हाँ, अगर आप लोग चाहें ना तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए कि ये विकार होता है, निम्न में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा जिनमें ADHD होता है। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। पहला है कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ना। दूसरा है लंबे और दोहराव वाले दत्त कार्य देना। कक्षा में विकर्षण बढ़ाना, या कक्षा में संलग्न के विविध तरीकों को प्रतिबंधित करना। तो देखिए ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आप ADHD वाले बच्चों का समावेशन चाहते हैं, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना चाहते हैं, तो कक्षा में संलग्न होने के मतलब बिजी होने के अनेक तरीके आपने अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे कि बच्चों का मन लगे क्लासरूम में पढ़ने के लिए। क्योंकि जिनको ये होता है ना, ADHD होता है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, वो बच्चे क्या होते हैं, हद से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं और उनका एक जगह पर फोकस ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता। जैसे आज उन्होंने सोच लिया कि मुझे 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ना है, लेकिन 5 मिनट बाद उन्हें बेचैनी होने लगती है कि अब मुझे उठना है, कहीं मुझे वाटर पीना है, कहीं मुझे वॉशरूम जाना है, या फिर मुझे कुछ खाना है। इस तरीके से वो ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ में। तो उन बच्चों को हम कहते हैं उन्हें क्या है, ADHD है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे ऑलरेडी पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था बुद्धि का, उसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, याद रखेंगे। अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है मैं आपको ये चीज़ें बताते रहती हूँ। तो गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। पहला है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ये तो ठीक है। बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। तीसरा है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप के पठानुक्रमात्मक हैं। और चौथा है अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो देखिए, बात है कि जो गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसका अवलोकन आपको करना है। तो उसका ये यहाँ पर बिल्कुल सही है कि अगर आपके जैसे आपका मस्तिष्क है ना, आपके ब्रेन है, अगर ब्रेन के किसी एक पार्ट में कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी सिर्फ जो एक योग्यता है, एक एबिलिटी है, वो प्रभावित होगी, ना कि आपका जो पूरा मस्तिष्क है, पूरा ब्रेन है, वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपकी एक योग्यता जो है यहाँ से प्रभावित होगी, ऐसा कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर। तो बस फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। देखिए, नॉट पूछा है। अब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें वकालत की जाएगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें नहीं करी जाएगी। तो जिसमें नहीं करी जाएगी वो आपसे पूछा हुआ है। देखिए, सबसे पहले है इनाम और दंड का उपयोग, दूसरा है सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना। ये तो सही है, आप जानते हैं, क्योंकि ये समाज को महत्व देते हैं ना। ये कहते हैं कि समाज में व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके, बातचीत करके सीखता है। तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि वकालत नहीं करता है, नेगेटिव आपको बताना है। नेक्स्ट है सहकारी शिक्षा का प्रयोग। देखिए, सहकारी शिक्षा मतलब होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग की ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि सहकारी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके सीखेंगे। जैसे सपोज करिए, एक बच्चा है जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और एक बच्चा ऐसा है जिसका हिंदी अच्छा है। तो जिस बच्चे का इंग्लिश अच्छा है वो इसको इंग्लिश पढ़ा सकता है और ये बच्चा इसको हिंदी पढ़ाएगा। तो इस तरीके से सहकारी शिक्षा या फिर सहयोगात्मक शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, ऐसा कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में तो नेगेटिव पूछा हुआ है भाई। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना। और आप जानते हैं ये संस्कृति को भी महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और बच्चों को संस्कृति के बारे में बताना चाहिए। तो ये भी सही है और ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो बस जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी बात ये नहीं करते हैं कि बच्चों को आप इनाम दो या दंड दो तभी वो सीखेंगे, ये ऐसा नहीं कहते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है, बताइए। अधोगामी सिद्धांत आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। पहला है, शिशु अपनी बाहों के प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। नहीं, यह अधोगामी सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा को सीखते हैं। ऐसा भी नहीं है। शिशु पहले अपने सिर और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। ये बिल्कुल सही है। अधोगामी सिद्धांत मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद है, शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं। जी नहीं, अधोगामी सिद्धांत आपका कहता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो हेड टू टो जाता है, सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होता है, जिसमें सबसे पहले बच्चा जो है अपने सिर पर कंट्रोल करता है, धीरे धीरे अपनी बॉडी पर और यहाँ आकर अपने हाथों पर और उसके बाद अपने पैरों पर, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्लास, और साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी जो है क्लासेस को देख पाएँ। और आप लोग हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं और क्लासेस वगैरह के बारे में भी आपको बताया जाता है। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए डेली आपकी प्रैक्टिस होती है, इससे आपको आपका स्कोर भी पता चलता है, और स्कोर आपका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ये भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो अपना स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।